सामाजिक विज्ञान के प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित आज अति लघु उत्तरीय अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। ये वे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में अति संभावित क्वेश्चन हैं, जो पूछे जा सकते हैं। आप इनका नोट्स तैयार कर लीजिए, जो शॉर्ट नोट्स कहते हैं, जो एग्जाम आने तक आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो आइए सबसे पहले आप इसको लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ पर मैं प्रश्नों लिखा हूं और प्रश्न के नीचे मैं आंसर भी लिखा हूं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिखते चलें, जो बहुत ही फायदेमंद आपको साबित होने वाला है। तो प्रथम यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है यह है कि कल्पनादर्श यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पर दिखा गया है कि यूटोपिया जो देख रहे हैं, यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसी कल्पित आदर्श दुनिया जहां सब कुछ पूर्ण और उत्तम हो। एक लाइन का आपका आंसर हो गया। आप इतना लिख लेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नेपोलियन संहिता क्या थी। एक सामाजिक विज्ञान का प्रथम जो पाठ है उसमें नेपोलियन का भी जिक्र किया गया है। तो नेपोलियन ने 1804 में एक संहिता चलाया था, उसमें नेपोलियन संहिता कहा गया। तो क्या है नेपोलियन संहिता? यह है कि फ्रांस में बनाई गई एक आधुनिक सिविल कोड थी जिसमें समान अधिकार, संपत्ति के अधिकार और कानून के सामने समानता की व्यवस्था की बात कही थी। किसने कहा था? नेपोलियन संहिता में कहा गया था। अगर जो इसको शॉर्ट तरीके से लिखना चाहें, अति सूक्ष्म तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि नेपोलियन संहिता फ्रांस की आधुनिक नागरिक कानून संहिता था। इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वियना संधि क्या थी। वियना संधि क्या थी? तो वियना संधि आपको पूछा जाएगा। इसमें 2 चीजें हैं, या तो वियना संधि कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो उसमें डेट दे देगा। तो वियना संधि आपको 1815 में हुआ था। और वियना संधि क्या है? तो वियना संधि क्या है उसके बारे में लिखना हो तो लिख लेंगे कि यूरोप के प्रमुख देशों द्वारा की गई वह संधि थी जिसमें नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की राजनीतिक सीमाओं और शांति व्यवस्था को पुनः निर्धारित किया गया। ये चीजें आप यहां पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 1832 की कस्तूनतुनिया संधि क्या थी। 1800, अच्छा ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया। ऑब्जेक्टिव वाला में आ सकता है कि कस्तूनतुनिया संधि कब हुआ था। तो आप यहां पर लिखेंगे 1832 में, 1832 में कस्तूनतुनिया संधि हुआ था। अब इसके बारे में कहेगा, 1 नंबर का लिखने के लिए दे देगा। 1 लाइन में आप लिखिए क्या थी। तो आप लिख लीजिए कि कस्तूनतुनिया वह समझौता था जिसमें यूरोपीय शक्तियों ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। यूरोपीय शक्तियों ने, यूरोप के देशों ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। ये कस्तूनतुनिया की संधि में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रूमानीवाद क्या था। रूमानीवाद क्या था? तो रूमानीवाद की अगर जो बात करिए तो रूमानीवाद एक सांस्कृतिक और कलात्मक आंदोलन था जो भावनाओं, प्रकृति, कल्पना और राष्ट्र प्रेम को महत्व देता था। इसको थोड़े से और आसान तरीके से कहें तो ये कहें कि यूरोप के सांस्कृतिक और कलात्मक आंदोलन के भावनाओं को और राष्ट्र प्रेम के उन्होंने महत्व दिया। आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर जो लिखना चाहें और छोटे तरीके से शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि रूमानीवाद भावनाओं और प्रकृति को महत्व देने वाला सांस्कृतिक आंदोलन था। या तो ये वाला लाइन याद कर लीजिए या वो याद कर लीजिए, दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए। दोनों नहीं लिखना है, दोनों का भाव एक है, वो 2 लाइन में थोड़ा है और 1 लाइन में है, इसलिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दे रहा है, यंग इटली क्या था। यंग इटली क्या था? इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला पूछ लेगा कि यंग इटली की स्थापना किसने किया। तो यंग इटली की स्थापना जोसेफे मेस्सीनी ने किया था। अब जोसेफे मेस्सीनी ने यंग इटली की स्थापना कब किया? तो आप बताएंगे 1831 में किया था। कब किया था? 1831 में, 1831 में जोसेफ मेस्सीनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, टिक लगने वाला, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। अगर जो इसके बारे में लिखने के लिए कहेगा कि 2 लाइन में लिखिए, 1 लाइन में लिखिए, तो आप इस पर आंसर लिख लेंगे कि यंग इटली 1831 में जोसेफ मेस्सीनी द्वारा किया गया एक गुप्त संगठन था जिसका उद्देश्य इटली को स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र बनाना था। इतना ही लिखना था, बस हो गया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर जो चाहते हैं और शॉर्ट तरीके से और छोटा सा रूप में लिखना चाहते हैं तो छोटे से में लिख लीजिए कि यंग इटली मेस्सीनी का इटली
को एकजुट करने वाला गुप्त संगठन था। ये भी बोल सकते हैं। तो आप या तो चाहे ये वाली लाइन को लिख लीजिए, ये वाली लाइन को आप लिख लीजिए, या तो आप चाहें तो ऊपर के दो लाइन को लिख करके आप अपना आंसर 100% कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक्ट ऑफ यूनियन का तात्पर्य क्या है। एक्ट ऑफ यूनियन से क्या तात्पर्य है, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं। तो इसके बारे में अगर जो आपको लिखना है तो लिखिए, एक्ट ऑफ यूनियन वह कानून था जिसके द्वारा इंग्लैंड और आयरलैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन का एक संयुक्त राज्य बनाया गया। आप लोग सुने होंगे पहले ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था, जिसको यूके यूनाइटेड किंगडम कहा गया। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1801 के द्वारा एक आयरलैंड आज स्वतंत्र देश है, उस समय ब्रिटेन के साथ मिलाकर के एक दोनों मिलकर के एक देश बन गए, उन्हीं को ग्रेट ब्रिटेन कहा गया। बाद में यह देश ब्रिटेन से अलग हो गया तो ग्रेट ब्रिटेन जो होता था टाइटल वह हट गया, आज सिर्फ ब्रिटेन नाम पड़ा हुआ है। इसको अगर जो और छोटे से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि एक्ट ऑफ यूनियन 1801 में इंग्लैंड व आयरलैंड का एक राजनीतिक संघ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मरियान से आपका क्या तात्पर्य है। मरियान से आपका क्या तात्पर्य है, तो मरियान से क्या तात्पर्य है, मरियान फ्रांस में स्वतंत्र और गणतंत्र के प्रतीक महिला मूर्ति का नाम है। यानी कि मरियान एक महिला है, उसका नाम है, और यह फ्रांस में स्वतंत्रता की प्रतीक मानी गई। जैसे कि भारत में स्वतंत्रता के प्रतीक भारत माता को माना गया, उन्हें भारत माता की मूर्ति लगा करके फोटो लगा करके लोग आंदोलन किया, ऐसे फ्रांस में फ्रांस के जो देवी अवतार माना गया वहाँ मरियान थी, और मरियान के रूप में वहाँ पर स्वतंत्रता का प्रतीक महिला मूर्ति के नाम से उसको जाना गया। नेक्स्ट था मरियान, अगर जो एक लाइन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मरियान फ्रांसीसी गणतंत्र की प्रतीक महिला थी। आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, आपको एक नंबर 100% मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि आपका जर्मेनिया से आप क्या समझते हैं। जर्मेनिया से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप देंगे कि जर्मनी की प्रतीक महिला मूर्ति का नाम है जो एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यानी कि जो मरियान फ्रांस में काम कर रही हैं, जो भारत में भारत माता काम कर रही हैं, ऐसे जर्मनी में जर्मेनिया काम कर रही हैं। जर्मनी में राष्ट्र के प्रतीक और महिला मूर्ति का नाम है जो एकता का और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यानी कह सकते हैं कि जर्मनी के लोगों ने जर्मेनिया को अपना राष्ट्र का प्रतीक मान करके, आस्था का प्रतीक मान करके लोगों ने स्वतंत्रता का आंदोलन खड़ा किया। इसी को अगर छोटे रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जर्मेनिया जर्मनी का एकता और स्वतंत्रता के प्रतीक महिला हैं। दोनों क्वेश्चन में आप कोई लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहा है कि यूरोप का कौन सा क्षेत्र बाल्कन के रूप में जाना जाता है। यूरोप जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें बाल्कन क्षेत्र बहुत ही चर्चित रहा है। तो बाल्कन क्षेत्र जब चर्चित रहा है तो आप किसको कहा जाता है, बाल्कन क्षेत्र। तो दक्षिण पूर्व यूरोप को पहाड़ी जो क्षेत्र है उसी को बाल्कन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है ये देख लीजिए। जो दक्षिण पूर्वी यूरोप, दक्षिण आया का मतलब आपको जो मेडिटेरियन सागर है, उसी में एक यूरोप का जो इटली एरिया आता है, इटली का, उसमें यूरोप का पहाड़ी क्षेत्र जो था वो बाल्कन के नाम से जाना गया। अगर जो आप एक लाइन में छोटे से शार्ट में कहें तो यह लिख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी यूरोप का वो क्षेत्र बाल्कन क्षेत्र कहलाता है। यूरोप का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बाल्कन क्षेत्र कहलाता है। आप इतना भी लिख लेंगे तो पूरा आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव से क्या कारण थे। बाल्कन क्षेत्र में जो राष्ट्रवादी तनाव हुआ उसका क्या कारण था। तो उसका कारण यह है कि विभिन्न जातियों ने स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की इच्छा और बड़ी शक्तियों के दखल अंदाजी के कारण राष्ट्रवादी तनाव पैदा हुआ। यही हुआ राष्ट्रवादी तनाव के मुख्य कारण। अगर जो आप चाहें और छोटा सा शॉर्ट तरीके से लिखना तो आप लिख सकते हैं कि अलग अलग जातियां स्वतंत्र की चाह और बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप से बाल्कन क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया। ये भी दोनों आप लिख सकते हैं। एक आपका शॉर्ट तरीके से आंसर तैयार हो जा रहा है। आप नोट्स बनाते चले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है या दोबारा फिर रिपीट होने की संभावना है। ये पिछले आपको 15 ईयर से मैं जो देख रहा हूं क्वेश्चन का ट्रेंडिंग है, उस क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। आप घबराइए नहीं, हर सब्जेक्ट का मैं आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आंसर देने वाला हूं। आज से मैं स्टार्ट हो गया हूं। अभी मैं पिछले कुछ दिन गांव गया था, वहां से मुझे काफी
स्वास्थ्य गृह में भी दिक्कत है, इसलिए वीडियो कंटिन्यूटी नहीं आ पाई, बट अब स्टार्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि स्लाव कौन थे। अब स्लाव कौन थे, स्लाव आप जानेंगे तो स्लाव पूर्वी यूरोप का एक प्रमुख जातीय समुदाय था जिसके लोग रूस और सर्बिया बुल्गारिया आदि क्षेत्रों में रहते थे। अब स्लाव मतलब होता है कि गरीब या वहाँ के सामुदायिक छोटी नीच का, ये यहाँ भारत में बोला जाता है निम्न स्तर की जातियां थी। लेकिन वहाँ पर यूरोप में कुछ अलग ही इसका ट्रेंड चलता है, तो वहाँ की जो जातीय समुदाय था जिसके लोग सर्बिया बुल्गारिया आदि क्षेत्रों में रहते थे उनको कहा गया। तो ये लोग किस एरिया में रहते थे, पूर्वी यूरोप की एक प्रमुख जातीय समुदाय है। स्लाव को अगर जो आप लिखना चाहें तो लिखिए स्लाव पूर्वी यूरोप का एक प्रमुख जातीय समुदाय था जिसके लोग रूस में सर्बिया में बुल्गारिया में रहते थे। ये आपको आ गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको देखेंगे कि एपिसोड में आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो 4 नंबर और 6 नंबर के आते हैं उसको आपको मैं आंसर प्रॉपर करवा दूंगा। आपका काम है कि आप इसको नोट कर लीजिए। अगर जो आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो और मेरे वीडियो से आप असहमत हैं, चाहे देखने में कोई आपको कमियां लग रही हो, तो आप कमेंट में कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।